नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के लिए 53 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया। इस दौर में बुंदेलखंड और अवध इलाकों के 12 जिलों में आज वोटिंग हुई है। आज की वोटिंग में 5 बजे तक 61% मतदान हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि 2012 के मुकाबले ये 61% ज़्यादा है। 60% से भी कुछ कम 2012 में मतदान दर्ज किया गया था। और ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं जो कि 61% को बता रहे हैं। और ये शायद अंतरिम आंकड़े के लिहाज से बात की जाए तो ये 63 से 65% तक भी पहुंच सकता है। और चुनाव आयोग का अनुमान है कि 63% तो लगभग पहुंचेगा ही, क्योंकि उनके पास में इस प्रकार की जानकारी आ रही है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर कि 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज शाम 5 बजे तक 61% मतदान हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें कि किस प्रकार से ये मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, तो कुछ आंकड़ों के नजरिए से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। बात करें 2012 में तो क्या था। 2012 में इसी चौथे चरण की सीटों पे लगभग 58.7% मतदान हुआ था, जबकि आज 61% मतदान 5 बजे तक हो चुका है। और ये अभी बढ़ना बाकी। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि 2012 के मुकाबले ज्यादा संख्या में लोग घरों से निकल के आए हैं और मतदान कर रहे हैं। ये कुछ बताता है। ये क्या बताता है इस बारे में आगे भी बताएंगे। लेकिन हम अगर बात करें अभी तक के चारों चरण के चुनाव में किस प्रकार से आंकड़े रहे हैं, तो पहले चरण में अगर हम बात करें तो लगभग 64% से ज्यादा मतदान हुआ था, जबकि 2012 में ये 61% था। दूसरे चरण के हिसाब से भी अगर बात की जाए तो जो 2012 के मुकाबले भी ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत था। तीसरे चौथे में भी ये क्रम लगातार अपने आप में कुछ कहानी बयां करता है कि 2012 के मुकाबले लगातार बढ़ा हुआ मत प्रतिशत देखने को मिल रहा है। और मतदान का एक मीटर के तरीके से बात की जाए तो सुबह 9 बजे की तस्वीरें हैं, आज की 11 बजे की है, दोपहर 1 बजे और शाम 3 बजे या दोपहर बाद 3 बजे की ये तस्वीरें हैं कि लगातार लोगों में रुझान बढ़ता रहा है। लोग घरों से निकल के आए हैं, पुरुष हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, जो कि परिवार के साथ उत्साह के साथ आए थे ये दान देखने समझने के लिए। वो उत्साह भी देखने को मिला है और जोश भरा मतदान है। युवाओं में जो पहली बार मतदान करने के लिए आए थे, मुद्दों के आधार पर लोग बुंदेलखंड जैसे इलाकों में निकल के आए। उम्मीदों का मतदान, क्योंकि अगर लोग उम्र के इस पड़ाव में भी अगर घरों से निकलते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि अब हमारे को ऐसी सरकार मिलेगी जो हमारे बारे में तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से करती नजर आएगी। तो अपने आप में उम्मीदों भरा मतदान, जोश का मतदान, मुद्दों का मतदान आज देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात कि बढ़ा हुआ मतदान देखने को मिला। और ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत न सिर्फ चौथे चरण में बल्कि पिछले सभी चरणों में, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, क्योंकि आधे से ज़्यादा सीटों पे चुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और ये ट्रेंड बहुत कुछ कहानी बयां करता है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। आज की ही अगर हम बात कर लें तो 61%, जो कि पिछले 2012 के मुकाबले ज़्यादा है और ये भी बढ़ेगा। ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत क्या आज कुछ कहानी बयां कर रहा है? देखिए आर्यन जी, एक जमाना था जब ये माना जाता था कि बढ़ा हुआ वोट का मतलब परिवर्तन की लहर है, लेकिन पिछले कई चुनावों से ऐसा नहीं है। तो एक शुभ लक्षण ये है। और इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनसंचार के साधनों, प्रशासन और सबसे बड़ी भूमिका इलेक्शन कमीशन की। एक तो यह है कि राजनीतिक और सामाजिक चेतना का धीरे धीरे विकास हो रहा है और जो नया वोटर बन रहा है वो पॉलिटिकली कॉन्शियस है और कम से कम अपने वोट के अधिकार को अच्छी तरह जानता है। इसलिए आप देखेंगे कि वो 3 से 4-5% का जो बढ़ोतरी है। और हर जैसे 5 साल में कितना नया वोटर आ जाता है, जाहिर सी बात है कि उससे यूथ आता है, यूथ जुड़ता है जी। तो ये अच्छी चीज़ है, लोकतंत्र के प्रति जागरूकता का एक परिचायक है जी। और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि सर, पहले चरण से लेके अभी तक चौथे चरण में ये ट्रेंड एक बना हुआ है। हम ये इसको अगर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है जोग्राफिकली अगर देखा जाए, और ये ट्रेंड अगर सभी जगह, क्योंकि पश्चिम से एक हवा चली बढ़े हुए मत प्रतिशत की, अभी पूर्वांचल तक आते आते वही एक नज़र आ रहा है। नहीं, बिल्कुल बढ़ा हुआ है। और देखिए, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं है, पूरे देश में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं आप सरप्राइज करेंगे कि इवन लोकल बॉडीज़ में भी पहले क्या होता था, 50% से कम होता था, आज 60%, 55% तक जा रहा है। तो ये जो जागरूकता है वो चुनाव में अपने वोट का जो एक महत्व है जी,
उसको। और आज की तारीख में यूथ जो है वो इस बात से खुश होता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में जो भी डिसीजन आए उसमें उसकी भागीदारी है। और मैं समझता हूं कि एक अच्छे लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और लोकतंत्र मजबूत होगा तभी जबकि हर एक वोटर अपने वोट की कीमत को समझेगा और वो वोटर घरों से निकल के आएगा, वोट करेगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसी तरीके से तो तमाम जो पहले दौर से लेके अभी चौथे दौर तक लगातार हमने देखा एक ट्रेंड देखने को मिला है, किस प्रकार से चीज़ें बदलती सी नज़र आ रही हैं, बढ़ती सी नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जो एक बड़े एक तरीके से कहा जाए लोकतंत्र के लिहाज से या राजनीति के लिहाज से एक बड़ी प्रयोगशाला के तौर पे जाना जाता है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ भी मौजूद हैं। हम लोग करेंगे हमारे सहयोगी मंजीत ठाकुर का, जो इस वक्त हमारे साथ में ललितपुर से मौजूद है। मंजीत, लगभग 1 महीने का वक्त हो गया, आप दिल्ली छोड़ के बुंदेलखंड की खाक छान रहे थे और आपकी लगातार रिपोर्ट्स न सिर्फ हमने देखी, दर्शकों ने भी देखी है, लेकिन वो एक दर्द है, वो एक टीस है जो बताती है कि पूरे उस बुंदेलखंड इलाके को बहुत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। किसी ने अपने वोट बैंक को तरीके से देखा है तो किसी ने वहाँ पे खनन के उद्योग के तरीके से देखा है, लेकिन वहाँ के वोटर्स के, मतदाताओं के मन को टटोलने पे पता लगता है कि किस प्रकार से विकास की बात को वो जोड़ रहे हैं एक तरीके से लंबे समय से। आपको लगता है कि आज जब बुंदेलखंड इलाके की बात की जा रही है तो महज 60-61% नहीं बल्कि कुछ इलाकों में 70% से भी ज़्यादा मतदान है, ये क्या कहता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग किस वजह से घरों से निकल के आ रहे हैं, क्या सोच के निकले हैं मतदाता? देखिए, अगर बुंदेलखंड के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि बदलाव चाहता है मतदाता। बदलाव इसलिए चाहता है कि पिछले 1 दशक में बुंदेलखंड के साथ जो छल हुआ है, जो सियासी छल हुआ है, क्योंकि आप देखिए अगर सरकारी आंकड़ों, जो राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी पिछले 5 साल में 3000 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर उसी आंकड़े को कुछ गैर सरकारी संगठन पिछले 2 साल के आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रहते और कहते हैं कि जो 63 और 156 और 163 किसानों की आत्महत्या दर्ज है वो गलत है और करीब करीब 850 किसानों ने इन 7 जिलों में आत्महत्या की है। तो ये जो किसान आत्महत्या है वो इलाका बुंदेलखंड, वो मीडिया में वो पहचान है। और अब तो शायद ये खबरें भी आनी बंद हो गई क्योंकि ऐसा लगता है कि यूज्ड टू हो गए लोग, इसको लेकर के ऐसी कोई खबर नहीं बनती। पानी, इसके पीछे वजह क्या है? कर्ज है, किसानों पर कर्ज इसलिए है क्योंकि 1 दशक से सूखा है। सूखा इसलिए है, बारिश नहीं हो रही है, नहरें नहीं हैं। नहर जो भी हैं, 62 बांध हैं इस इलाके में आर्येंद्र, और वो बांधों की सघनता जो है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है किसी एक इलाके में। लेकिन नहरों में गाद जमी हुई है, पानी नहीं पहुंचता है टेल तक, खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है, तो सूखे से प्रभावित है। और कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। बारिश का पैटर्न बदल गया है, जो पहले 54 दिन मानसून के होते थे अब सिर्फ 20 दिन के होते हैं। तो कुल मिलाकर की जो दैवीय आपदा है उसमें सरकारी सहायता नहीं मिली। सरकारी सहायता इसलिए, देखिए 1 दशक पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 7-8 साल हुए जब सूखा राहत चेक दिए थे यूपी सरकार ने यहाँ के किसानों को, किसी को 5 रुपए, किसी को 7 रुपए, किसी को 19 रुपए। जब इस तरह के अगर सूखा राहत के नाम पे आप मजाक करेंगे तो किसानों का दिल टूटेगा। मंजीत, बुंदेलखंड को लेके एक स्पेशल पैकेज की भी एक बड़ी लंबी सी बात देखने को मिली थी। आपको लगता है क्या उस प्रकार की चीजें भी जमीन पर ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगी? क्योंकि पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है और जो अभी भी बरकरार है, वहां से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए घरों से निकल जाते हैं, दूर दूर जाते हैं और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। देखिए आर्यन, बिल्कुल सही कहा आपने। बुंदेलखंड का पैकेज मिला था करीब 7000 करोड़ का। यूपी बुंदेलखंड के 7 जिलों के लिए ये 3505 करोड़ का था। पलायन की ये हालत है कि सिर्फ झांसी जिले से 5,58,000 से ज्यादा लोग पलायन करके रोजी रोटी के लिए। तो ये जो बुंदेलखंड का पैकेज मिला, क्या वो सही जमीन तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। तालाब के नाम पर गड्ढे खोद दिए गए, कुएं बनाने की योजना बनी, कुएं जो 30,000 कुएं बनाने की योजना थी, कहीं कुएं नहीं खुदे, जो आधे अधूरे खोद के छोड़ दिए गए। इसकी हमने रिपोर्ट देखी, अपने आंखों, हमने कैमरे में कैद किया उन चीजों को। तालाब नहीं बने, जो ऐसी चीजें हैं। अतर्रा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अतर्रा में 37 मिलें थी चावल की और यहाँ का सेला चावल बड़ा मशहूर था। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 1 चावल मिल है, वो भी कभी चलती है कभी नहीं चलती, क्योंकि वहाँ धान उत्पादन कम हो गया। तो ये जो बुंदेलखंड का पैकेज है, इसमें मंडियां बना दी गई। 133 मंडियां बनी है 7 जिलों में। ग्रामीण अवस्थापना केंद्र के नाम पर 7 विशिष्ट मंडियां हैं। मंडियों में बिकेगा क्या जब धान या कोई ऐसी फसल उपजती नहीं है? तो ये जो छल हुआ है बुंदेलखंड के साथ, लोगों के साथ, उसके बिल्कुल मंजीत, कागजों में बहुत कुछ कहानी दर्ज है लेकिन वो शायद जमीन पे दिखाई नहीं देती क्योंकि वो लोगों का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ। अपने सहयोगी अश्विनी का रुख करें, उससे पहले रामकृपाल जी आपसे एक कमेंट करना चाहेंगे कि आपको लगता है कि बुंदेलखंड न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में, और ये दर्द अभी हाल फिलहाल का ताज़ा नहीं है, लंबे समय से चला? देखिए, बुंदेलखंड सब लोग जानते हैं, जितनी सरकारें आई वो सब आंसू बहाती हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि बुंदेलखंड, चूँकि जहाँ ज़मीन बहुत उपजाऊ नहीं है वहाँ आबादी का घनत्व नहीं होता, और चूँकि आबादी बहुत घनी नहीं है इसलिए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो वोट बैंक उस तरह से महत्व नहीं रखता है जिस तरह से यहाँ पर जहाँ पे आबादी का घनत्व ज़्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो ये भी एग्जैक्टली ये पूरा जो गैंगेटिक बेल्ट है, नीचे आप आते जाइए तो वहाँ आबादी बहुत है। बुंदेलखंड में एक तो वही मैंने कहा, तो उस तरह से पॉलिटिकली उतना लोगों को बातें तो लोग करते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है जैसा आपके संवाददाता ने अभी बताया है, ये एक तो सब जगह ये होता ही है कि जो सरकारी वो पहुंचती है, क्योंकि उसमें राज्य सरकार का रकम चाहे केंद्र कितना भी दे दे, मशीनरी तो स्टेट की होती है ना। स्टेट मशीनरी अगर उसको सही ढंग से नहीं इस्तेमाल करती है तो ये शायद यही एक तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी। आपके पास लौटेंगे, हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद से मौजूद है। अश्विनी, अगर इलाहाबाद की बात की जाए तो संगम नगरी है, एक बड़ी ऐतिहासिक पहचान है और शिक्षा के स्तर को लेकर अपने आप में से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता था। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो कुछ ना कुछ एक परिवारवाद को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस इलाके में जहाँ आप मौजूद हैं। रायबरेली की बात हो, इलाहाबाद की बात हो, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गजों के परिवार के सदस्य इस बार बहुत ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं एक बात यह भी है कि सोनिया गांधी सरीखे जैसे लोग इस बार चुनाव से अपने आप को अलग रखते हैं। किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे इलाके में इस बार के चुनाव में, और मतदाताओं के मन को टटोला तो क्या कुछ निकला आज दिन भर? आरेंद्र, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये चौथा चरण कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस तत्व का, जो कि आप कह सकते हैं कि एक निगेटिव उसका तत्व है, उसकी जो तासीर है अपराधीकरण और साथ ही साथ परिवारवाद, इन दोनों का पोषक है। राजनीतिक दलों ने बड़े खुले मन से, खुले दिल से राजनीतिक दलों के ऐसे प्रत्याशियों को राजनीतिक विरासत उनकी दूसरी पीढ़ियों को देने की कोशिश की है, जो कि उनके भावी, जो कि उनकी संतति है और यहाँ के राजनीति में दखल रखने वाले उनके पुरोधा रहे हैं या उनके पिता रहे हैं। अगर ख़ास तौर से बात करें परिवारवाद की तो खुद रायबरेली की जो सीट है, रायबरेली जैसी प्रतिष्ठित सीट पर बाहुबली अखिलेश सिंह की पुत्री अदिति सिंह लड़ रही हैं। रामपुर खास से जो है प्रमोद तिवारी जो कि सांसद हैं, राज्यसभा सांसद है कांग्रेस की, उनकी बेटी आराधना मिश्रा लड़ रही हैं। शहर उत्तरी में जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर एक ज़माने में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले अशोक वाजपेयी और रंजना वाजपेयी के सुपुत्र हर्षवर्धन वाजपेयी यहां पर भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं। जो इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उनके पुत्र जो है उत्कर्ष मौर्य, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से वो ऐसे लोग जो कि अपनी विरासत जो उनके पिता से मिल रही है उसको दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाने की बात है। अगर आप मुद्दों की बात करें तो इलाहाबाद की, जैसे आपने बात की, ये पौराणिक शहर है, धार्मिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है, ऐसा शहर है जिसने देश को दिशा दी। देश के स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर आज तक कई प्रधानमंत्री दिए, कई मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आज की स्थिति यह है कि इलाहाबाद अपने उन चुने हुए प्रत्याशियों से कहीं निराश है, हताश है, कुंठा में है। वो अपेक्षित विकास जो है ऐतिहासिक स्थल का जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कुंभ नगरी है, यहाँ पे इस लोक को नहीं, अपने परलोक को भी, अगले लोक को भी, अगले जन्म को भी सुधारने के लिए लोग आते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि शहर की दशा एक नया शहर बसाने के बाद फिर उसी तरीके से उजड़ जाता है। शहर यहाँ के साहित्यकारों की भाषा में जागते हुए लोगों का एक ये सोता हुआ शहर है। अश्विनी, आपसे एक सवाल का जवाब चाहेंगे कि क्योंकि अगर सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात की जाए तो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल और अखिलेश की हुई तो राहुल गांधी ने खुले तौर पे कहा था कि संगम समझिए, यानी दो धाराओं का संगम है, गंगा जमुना जब मिलती हैं तो क्या वो जो एक मिलन है, जो तारतम्यता है, आपको लगता है कि वो गठबंधन के लिहाज से इस इलाके में नीचे तक उतरती नजर आई, या वो एक जो तलखी या दूरी जो ऊपर भी कभी नजर आ रही है दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं में, वो जमीनी स्तर पे भी नजर देखने को मिली आपको इस बार? आरेंद्र, जिस तरीके से राजनीतिक दल कुछ भी कहें कि गंगा यमुना का मिलन है, लेकिन संगम है यहाँ पर, और संगम की सच्चाई ये होती है कि मिलन होने पर किसी न किसी का अपना अस्तित्व तिरोहित हो जाता है। यहाँ से आगे बनारस जाने पे गंगा ही रहती है, यमुना नहीं रहती है। इसके भी कई राजनीतिक निहितार्थ हैं। और दूसरे, अगर गंगा और यमुना जितनी पौराणिक और महत्व की हैं, उनका मिलन किसी राजनीतिक दल से किया जाना या अपने से उसको जोड़ना नितांत रूप से ऐसी स्थिति है जो कि यहाँ की धार्मिक मान्यताओं के पर हल्का फुल्का कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए भले ही कोशिश की जाए, लेकिन वो आहत भी करती हैं। बावजूद इसके गंगा यमुना का मिलन हुआ है, लेकिन यहाँ की सियासत में पिछले 14 वर्ष के और 27 साल यूपी बिहार का जब नारा देने वाले लोग साथ ही गठबंधन करते हैं, यहाँ पर भले ही रोड शो करते हैं और अलग अलग अपने मुद्दे बताते हैं, लेकिन वो यहाँ के उन युवाओं के लिए भी
ऐसा रोड शो कर नहीं पाते हैं, ऐसा रोड मैप नहीं पेश कर पाते हैं जिससे कि वो आश्वस्त हो सके। मैं बताना चाहूंगा आपको, संक्षेप में सबसे ज्यादा युवा यहाँ पर इस शहर में पढ़ते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, गरीब गुरबा किसान मजदूर सबके बच्चे आते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, तकरीबन 1 लाख के आसपास बच्चों की आबादी होती है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, लेकिन जी यहाँ का जो सबसे प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्थान जो चयन का था लोक सेवा आयोग, उसकी गरिमा तार-तार की गई इसी सरकार द्वारा। यहाँ का जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसकी गरिमा तार-तार की गई यही इस वर्तमान ही सरकार के कार्यकाल में। दोनों के प्रमुखों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया जाता है। दरोगा की भर्ती हाईकोर्ट से तय होती, जितनी भर्तियां हैं वो हाईकोर्ट में लंबित हैं, उन पर कोई निष्कर्ष नहीं आ पा रहा है। हम लोगों के ज़माने में दरोगा की भर्ती का अगर पेपर आउट होता था तो पूरे यूपी में हड़कंप मच जाता था। यहाँ पीसीएस का पेपर आउट हुआ और गरिमा तार-तार हुई। शिक्षा मित्र की, शिक्षकों की, भर्तियों की, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब यहाँ का युवा अपनी मेधा, प्रतिभा, क्षमता का सही मूल्यांकन भी नहीं करा पाता तो उसमें कुंठा होता है, आवेश होता है, उद्वेग होता है, रोष होता है। बिल्कुल अश्विनी, आपकी फहरिस्त बहुत लंबी, आपकी नहीं बल्कि ये वहाँ के युवाओं की, जनता की फहरिस्त है बहुत लंबी है। शायद वक्त ही कम पड़ जाएगा कि गिनाते गिनाते कि कहाँ पे कमियां खामियां आ गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने कही कि 5 साल बाद एक रोड शो तो देखने को मिलता है, लेकिन इन बीते 5 साल में रोड मैप देखने को कम मिला है। ये अपने आप में एक बड़ी बात। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जमीनी सच्चाइयाँ, रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे, मेहमान के साथ में विश्लेषण भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इन हाथों ने हमें चलना सिखाया, बरसों से रिश्ता कायम, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जगाया, बरसों से जिम्मेदारी निभाने का पाठ पढ़ाया रिश्ता और अटूट विश्वास का एहसास दिलाया। कायम। इन्हीं हाथों ने वक्त के संग रिश्तों को संजोया, बरसों का तजुर्बा अपने पन्ने पे रोया, देश की उन्नति में हाथ बटाया और खुशियों से घर घर को सजाया। ये सुनहरा सफर है 60 सालों का, सुरक्षा और समृद्धि भरे हाथ सदा आपके साथ। LIC। आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होगे तुम। बहुत खुश होंगे कि आपने मेरे मुख से आज अपना फेवरेट डायलॉग सुन लिया। अब आप वादा कीजिए कि आप मुझे भी खुश करेंगे। अरे भाई, डायलॉग सुना करके नहीं, अपनी नर्सरी में कंपोस्ट का इस्तेमाल करके। देखिए, फल, सब्जियों के छिलके, सूखे पत्ते, इन सब चीजों से बने कंपोस्ट मिट्टी को और भी उपजाऊ बनाता है और ये आपको किसी भी फर्टिलाइजर की दुकान पर मिल जाएगा। जानकारी के लिए 1969 पर फोन लगाइए और पूछिए। कंपोस्ट बनाओ, कंपोस्ट अपनाओ। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी महासंग्राम और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में आज किस प्रकार से बढ़े हुए मत प्रतिशत के साथ में लोग निकले हैं और 61% से ज्यादा मतदान की खबर है और ये अंतरिम आंकड़े हैं। अंतिम आंकड़ा आना अभी बाकी है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, इलाहाबाद से हमारे सहयोगी अश्विनी जो बात कह रहे थे तो उसका निहितार्थ मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जब गंगा यमुना का मिलन होता है तो आगे तो सिर्फ गंगा रह जाती है। इसके मायने राजनीतिक रूप से क्या निकाल सकते हैं? देखिए, प्रतीक भी तभी अच्छे लगते हैं जब जमीन पर कुछ काम हुआ हो, क्योंकि विकास या उपलब्धि, फायदा, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको कहना नहीं पड़ता, तो स्वतः नजर आती है। नहीं, वो तो भोगा हुआ यथार्थ होगा। अगर आपने कुछ किया है तो मेरे हिस्से आया होगा ना, उसके लिए जहाँ ये बताना पड़े कि विकास मैंने किया, इसका मतलब वो ऐसा है कि कुछ गड़बड़ है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया है जी। क्योंकि अगर मैंने प्रगति की है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने महसूस की हुई है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, समस्याएं सब जगह पे हैं जी। समस्याएं हैं, समस्याएं आगे भी रहेंगी, लेकिन समस्याएं निपटने के लिए एक कारगर ढंग से काम करते हुए जब दिखता है नेता, तो वो जो सपने दिखाता है उस सपने पर भी भरोसा होता है। तो सिर्फ समस्याएं तो हैं, लेकिन एक भविष्य का एक सपना भी होता है। जैसे आपने कहा या जो बातें हो रही थी कि गंगा यमुना ये सब ठीक है, देखिए ये तो कोई भी अपने कह सकता है, बट मैं वही कह रहा हूँ, जनता इतनी जागरूक है, वोटर इतना है कि वो प्रतीकों से काम नहीं चलता है। अगर कुछ जमीनी सच्चाई है तो उसको महसूस किया होगा उसने और वो दिखेगी, क्योंकि देखिए प्रगति या विकास कोई ट्रॉफी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो जमीनी सच्चाई होगी। सड़क बनी होगी तो दिखेगी, उस पर लोगों ने चल करके महसूस किया होगा। अगर किसान को कुछ मिला है तो उसे महसूस होगा। तो बेसिक बात यह है कि देखिए, अभी इसमें एक और चीज आपने कही थी, परिवार। मैं उस पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि 2014 एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें 2 पार्टियों में सिर्फ परिवार बच गया था, पार्टी खत्म हो गई थी। और उसमें एक इलाका ये है जहां पे सिर्फ परिवार जीता था, पार्टी खत्म हो गई थी। एक जो है पिछले दौर में चला गया, तीसरे चरण में चला गया। हाँ, तो आप ये देखिए, एक बीजेपी या मैं जो कह रहा हूँ जिनसे लड़ाई है, एक बात कह रहा हूँ, इसके पहले अगर आप देखेंगे 2014 के पहले तो बिल्कुल वो फर्श पे पड़ी हुई थी इस इलाके में, और अचानक वो 2014 में अर्श तक चली जाती है जी। टोटल उसका हो जाता है। तो इस बीच में एक बड़ी भारी ये चीज देखी जा रही है कि परिवार तो अपनी जगह होता है, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में है, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि मैं अगर बुंदेलखंड अगर सत्ता में आई बीजेपी तो हम कच्छ बना देंगे बुंदेलखंड को। तो एक जो ये सपने भी हैं कि एक आप योजना या एस्पिरेशंस भी हैं जो कम से कम जनता के एक मन को छूते से नजर आते हैं। मैं आपसे ये चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और इलाकों में चलेंगे जहां हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वहां के हालात क्या है, किस प्रकार का मतदान आज देखने को मिला है। साथ ही साथ मेहमान से भी जानेंगे कि आखिर इस प्रकार के बदलाव की जो बात की जा रही है, मुद्दों की जो बात की जा रही है, उसके जमीनी मायने क्या है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दिलकशी ऐसी जो भुला दे सब कुछ, ना वक्त का एहसास, ना जगह का गुमान, जिंदगी ऐसी कि बस खींचे चले आए आप। डर झिझक का ना कोई नामो निशान, सुकून ऐसा कि बातें करे आपसे आपकी तन्हाई, जहां मिल जाए आप अपने आप से और आपके एहसासों को, जिंदगी एक नहीं। खो जाइए इस दिलकश जहां में, अरुणाचल प्रदेश। India, incredible India. सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति,
जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। यहाँ बैठे बैठे गांव में पैसे कौन भेजेगा? भीम भेजेगा। सिंपल है, *99# डायल करो, ये ऑप्शन चुनो और हो गया 1 2 3। अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। ब्रेक के बाद चुनावी महासंग्राम में अब बात आधी आबादी की। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल इस बार महिलाओं की बदौलत अपनी चुनावी नया पार कराने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खासा ध्यान दिया है। आज चौथे चरण के चुनाव में महिलाओं ने खूब उत्साह के साथ हिस्सा लिया, इस उम्मीद के साथ कि उनके जरिए चुनी हुई सरकार उनकी हर बात सुनेगी, उनका भविष्य बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। महिलाएं अगर कुछ ठान लें तो उसे पूरा करके मानती हैं। सुनो तो जरा हमको है ये कहना, देश के लिए जरूरी तेरा वोट करना, एक एक वोट से डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है, तेरे वोट से ही सरकार बनती है। सुबह सुबह अपना काम छोड़कर ये महिलाएं लोकतंत्र के इस त्योहार में भी रंग भरने आई हैं, ताकि आने वाली सरकार इनके लिए सुनहरे भविष्य का ताना बाना बुन सके। वैसे भी आम चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनावों में महिलाओं का रुझान कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि बिजली, पानी और शासन व्यवस्था अगर ठीक ना हो तो उसका सबसे पहला और बुरा असर महिलाओं पर ही पड़ता है। अरे हमारे देश की उन्नति हो, हमारे देश में अच्छा विकास हो, बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। हम लोग तो वोट डालने इसलिए आए कि सरकार आगे सबके बारे में सोचे, सबके भविष्य के बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे, बुजुर्गों के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे। झांसी में भी मतदान केंद्रों पर महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। यहाँ पहली बार वोट देने पहुँची लड़कियों का कहना है कि सरकार ऐसी हो जो गरीबों के लिए काम करे और झांसी का विकास करे। गरीब बेसहारा महिलाओं की बस एक ही मांग है कि सरकार उन्हें पेंशन दे और बच्चों को नौकरी मिल जाए। किसी एक ही चीज को लेकर डेवलपमेंट नहीं हो, बाकी हर चीज को लेकर डेवलपमेंट हो और सबको अच्छी एजुकेशन मिले और सबके बारे में सोचे जो भी गवर्नमेंट आए। पेट खो रोटी, तन खो कपड़ा को चाहिए बेटा, जय चाहिए वो का लेना बेटा। बेटा रोजगार बेरोजगार है, रोजगार मिले बस उसका चाहिए। शहरों और गांवों में रहने वाली महिलाओं के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जरूरतें लगभग एक जैसी हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि इस बार यूपी चुनाव की मतदाता सूची में करीब 18 लाख महिला मतदाता बढ़ गई हैं। यानी ये आधी आबादी तय करने जा रही है कि कौन सी पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी, क्योंकि यहाँ की महिलाएं अब अपने हितों के बारे में सचेत हैं और अपने अधिकारों को जानती हैं। मंजीत ठाकुर और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो
कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जैसे परिपक्व होते लोकतंत्र के लिए एक सुखद अनुभव के तरीके से है कि आधी आबादी यानी महिलाएं भी अपने वोट की कीमत को समझ रही हैं, मुद्दों को समझ रही हैं, उसके आधार पर सोच समझ के घरों से निकल के वोट करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रही हैं। हमारे सहयोगी विशाल वैरिस्टो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फतेहपुर से। फतेहपुर में भी आज चौथे चरण के तहत मतदान हुआ है। विशाल, अगर बात की जाए जहां फतेहपुर में मौजूद है, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का इलाका है, इसके पास के इलाके अगर इलाहाबाद की बात की जाए तो वहां से भी नेहरू और उसके बाद भी तमाम प्रधानमंत्री देखे हैं। उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान को कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन जिस इलाके में आप मौजूद हैं वो इलाका भी विकास से वंचित सा नजर आता है या अपेक्षित विकास नहीं हुआ, तब जबकि इतनी बड़ी शख्सियत दिल्ली तक सियासत में पहुंची। क्या वो बड़ी वजह आपको नजर आती है कि विकास क्यों अछूता रह गया और आज भी लोग मूलभूत चीजों के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं? आरिंदर, इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, आपने कहा कि विकास के नज़रिए से पीछे रह गया है। अगर कमीज़ भी यहाँ पर लोगों को लेनी होती है तो वो जाते हैं इलाहाबाद। ये बताया गया मुझे कि इलाहाबाद या कानपुर, पढ़ाई करनी है कानपुर जाओ, कुछ सामान ख़रीदना है अच्छा इलाहाबाद जाओ। तो दोनों जो बड़े शहर हैं उनके बीच में सैंडविच होकर रह गया है यहाँ रायपुर, फतेहपुर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे आपने बात की वीपी सिंह यहाँ से थे, लोगों का ये कहना है कि जो भी बड़े नेता यहाँ से आए, चाहे वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बने, वो यहाँ से नहीं थे, वो मांडा से थे। उसके अलावा हरिकृष्ण शास्त्री जो राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो भी यहाँ से नहीं थे। तो यहाँ पर ऐसा कोई अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इसकी वजह से यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, ना ही यहाँ पर एजुकेशन के नज़रिए से यहाँ कोई बहुत अच्छी तरक्की हुई। यहाँ के जो युवा हैं उनका ये कहना है कि यहाँ सरकारी कॉलेज के नाम पर एक लड़के और एक लड़की का लड़के लड़कियों का कॉलेज अलग अलग है, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हैं, लेकिन आप पैसे दीजिए और डिग्री लीजिए, ये यहाँ पर हमको सुनने को मिला है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और चूँकि ये दोनों बड़े शहरों के बीच में है, ये पिस के रह गया है। यहाँ का जो युवा है वो बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज़ है कि हर बार चुनाव होते हैं, हर बार वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन हमें बुनियादी चीज़ों के लिए भी इलाहाबाद और कानपुर जैसे शहरों तक दौड़ लगानी पड़ती है। आर्यन विशाल, जब इस बार तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दलों के लोग जब पहुंचे तो किस प्रकार का रुख था? क्योंकि अगर रोष है, क्षोभ है इन तमाम चीज़ों को लेके, तो क्या एक बात थी जब आज के दिन लोग घरों से निकले थे? आपने लगातार सुबह से बात की है लोगों से, क्या चीज़ लेके आज ईवीएम में बटन को दबाया लोगों ने? जी बिल्कुल आरिंद्र, उन्होंने कहा है कि हमने वोट की चोट के ज़रिए अपनी बात का, अपने गुस्से का इजहार किया है। और यहाँ के लोगों को ये थोड़ा सा एक दर्द है कि बुंदेलखंड से लगता हुआ इलाका है, सारी जो है लाइमलाइट बुंदेलखंड ले जाता है, बुंदेलखंड में तमाम समस्याएं हैं, लेकिन ये जो इलाका है इसकी चर्चा नहीं हो पाती क्योंकि ये दो बड़े शहरों के बीच में दबा हुआ है, बुंदेलखंड से लगता हुआ है। आज बातें की जा रही है बुंदेलखंड के लिए अलग से एक बोर्ड बनाया जाएगा। एक मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अलग राज्य के लिए सिफारिश करेगी। तो बुंदेलखंड को तो बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं के बारे में सुनवाई नहीं होती। नेता आते हैं, चुनाव होते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस बार यहाँ के युवा ने मन बना लिया और उन्होंने अपने वोट के ज़रिए अपने जज्बातों का, अपने गुस्से का इजहार किया। जी शुक्रिया विशाल इस बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस प्रकार से लोगों के मन में एक गुस्सा है, वो अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं अपने वोट की कीमत के आधार पर आने वाली सरकार को चुनने के तरीके से। जाहिर सी बात है उनके मन में विकास को लेकर एक बहुत आस है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी लगातार बने। आपको लगता है कि अगर हम जो बात कर रहे थे कि बहुत प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए, लेकिन आज भी जो विकसित शहर हुआ करते थे, जिनको एक पहचान होती थी, वो पहचान खो चुके हैं, चाहे वो विरासत के तरीके से हो या बढ़ते हुए कदमों के तरीके से, और आज अन्य जगहों की तरफ रुख कर रहे हैं लोग, वहाँ से पलायन कर रहे हैं। देखिए आर्यन जी, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का मैं बहुत विरोध करता हूँ कि कोई किसी क्षेत्र से आता है इसलिए उस क्षेत्र के विकास पर ही वो ध्यान दे। ये ट्रेजेडी एक रही है, जो गलत परंपरा रही है। पूरे प्रदेश का नेता होता है और विकास एक पैन स्टेट होना चाहिए, लेकिन वो भी नजर नहीं, समानुपाती होना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सही बात आपके संवाददाता ने कहा कि देखिए दो शहर, दो बड़े बड़े शहर के बीच में एक छोटा शहर इसलिए उपेक्षित हो जाता है कि हमारी दृष्टि जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा महानगर, फिर उसके बाद छोटे नगर, फिर उसके बाद कस्बे, फिर गांव तक जाता है। ये गलत है जी। विकास एक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई क्षेत्र विशेष की बात नहीं हो, विकास हो
उस पूरे प्रदेश के लिए, अगर प्रदेश की स्तर की सरकार की बात हो रही है तो पूरे प्रदेश का विकास हो और बल्कि उन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जो औसतन पीछे रह गए हैं, पिछड़े हुए हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कई बार हमारे यहाँ जैसे अब वो दौर ख़त्म हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ, वरना क्या होता था कि जो रेल मंत्री है वो जहाँ का होता था वहाँ से जरूर ट्रेन चलती थी। पॉपुलिस्ट मेजर के तरीके से इस्तेमाल करते थे। ये गलत चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी नेता वो पूरे प्रदेश का नेता है। ये दृष्टि हमें ख़त्म कर देनी चाहिए कि यहाँ से हुआ या वहाँ, और वोटर को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि चूंकि मेरे इलाके के हैं इसलिए मेरा इलाका बाकी इलाके से बेहतर लेकिन हो अगर जाएगा। पूरे प्रदेश में विकास आता तो शायद कुछ हिस्से उनके भी आ पाता, लेकिन वो नहीं आ पाया। अब ये धीरे धीरे देखिए, इसमें मीडिया का प्रसार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रसार, ये इंटीग्रेशन हो रहा है। और आप देखिए पूरे देश में अब वो चीज़ नहीं हो रही है। और आगे जो आप कह रहे हैं कि मतदाता ने, क्योंकि देखिए वो चाहे पिछड़े इलाके का यूथ हो या किसी संपन्न इलाके का या महानगर का हो, दोनों के सपने एक जैसे हैं। क्योंकि वो सपनों के लिए जरूरी नहीं है कि पिछड़ा है, टेलीविजन हर जगह पहुंच रहा है। एक गांव का आदमी भी न्यूयॉर्क और दुबई और शंघाई जानता है, को देख पा रहा तो उसके सपने जो हैं ना, जो उसके सपनों को पूरा करता हुआ, जरूरी नहीं कि पूरा करे, उसकी तरफ जाता हुआ दिखेगा, मतदाता उसको देखता हुआ सा नजर आएगा। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं कि ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा जारी रखेंगे और कुछ और जमीनी रिपोर्ट्स से भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ, टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो। क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ बैठे बैठे गांव में पैसे कौन भेजेगा? भीम भेजेगा। सिंपल है, *99# डायल करो, ये ऑप्शन चुनो और हो गया 1 2 3। अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ, टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो। क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। और बात करते हैं युवाओं की। चौथे चरण में आज युवाओं ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या युवाओं के दिल में है और क्या कुछ सोच के आज जब वो घरों से निकले तो जिस मुद्दे के आधार पर उन्होंने आज वोटिंग की। कहते हैं कि देश का भविष्य युवा तय करता है और जब बात मतदान की हो तो ये बात बिल्कुल सटीक लगती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में युवाओं की भारी भीड़ इस बात की तस्दीक भी करती है। बाकी 3 चरणों की तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जिसमें युवाओं ने वोट देकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत खूब तरीके से अंजाम दिया। मेरा फर्स्ट टाइम था
और कभी डाला नहीं था। मैं एक्चुअली कानपुर में रहती हूँ, मैं कानपुर से यहाँ आई हूँ, मैं कानपुर से स्टडीज़ करती हूँ, लेकिन हाँ वोट इम्पॉर्टेंट है, डालना एक एक वोट काउंट होता है, सो मैं आई हूँ यहाँ डालने। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पहली बार वोट डाल के एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। हाथों में वोटर कार्ड लिए इन युवा मतदाताओं का न सिर्फ अपने मतदान के प्रति उत्साह साफ देखा जा सकता है, बल्कि ये वो युवा ब्रिगेड है जो चुनाव निशान पर मुहर लगाकर सरकार को अपने हक और वजूद की मौजूदगी का मजबूती से है। तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि किसानों का कुछ ऋण माफ हो। मूलभूत समस्या हमारी इस क्षेत्र की पानी की बहुत विकराल समस्या है। कई सरकारें आई, किसी ने आज तक पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं की। तो हम लोगों ने बुंदेलखंड राज्य में वोटिंग की है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का मुद्दा और फिर सड़क। आप आज कहीं भी मेन मार्केट में निकल जाइए, आपको गड्ढों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ के मुख्यमंत्री जी बने वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई में शिक्षा की व्यवस्था करें, जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ें और हमारे जो भाई बहन हैं वो भी अच्छे से पढ़ें। पिछले कई सालों से मतदान प्रतिशत का जिक्र करें तो दिलचस्प बात सामने आती है। युवाओं की भागीदारी चुनावों में तेजी से बढ़ी, जो अपनी जिम्मेदारी समझता है और तय करता है कि उसका आने वाला भविष्य क्या होगा। ये युवा विकास की बात करते हैं, ये युवा रोजगार की बात करते हैं और खुद को मजहबी सियासत से दूर रखने की बात करते हैं। अश्विनी मिश्र और मंजीत ठाकुर के साथ विशाल बरिष्ठों की रिपोर्ट, जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र इस वक्त इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, अगर युवाओं के लिहाज से मुद्दों की बात की जाए तो न सिर्फ शहरी बल्कि खासतौर से ग्रामीण इलाकों के जो युवा हैं उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं थीं और क्या कुछ चीज़ें आपने समझी जब उनके बीच आप पहुंचे? आर्येंद्र, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि युवा चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने रोज़गार की होती है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक तालीम हासिल करने के बाद, शिक्षित होने के बाद वो एक रोज़गार पा सके और कहीं ना कहीं वो अपने को इस काबिल कर सके कि वो अपनी मूलभूत सुविधाओं का जीवन यापन कर सके। पूर्वांचल की बात करें, अवध क्षेत्र की क्षेत्र की बात करें तो मैं इससे पहले भी कह रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे रोड शो किए गए, युवाओं ने रोड शो किया, उन्होंने गंगा जमुना का मिलन भी बताया, लेकिन अफसोस की बात यह कि जब ये गंगा जमुना का मिलन होता है तो वहाँ पर सरस्वती विलुप्त होती हैं और जब सरस्वती विलुप्त होती है तो उसका सीधा निहितार्थ ये है कि इलाहाबाद जो कि वास्तव में यहाँ जागृत सरस्वती थी, एक ऐसा शिक्षण संस्थान, ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान, देश के स्तर पर रहा हुआ शिक्षण संस्थान, आज यहाँ से सारी प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, यहाँ से बौद्धिकता का पलायन हो रहा है, यहाँ के प्रोफेसर्स और साहित्यकारों का पलायन हो रहा है। एक बहुत बड़ा केंद्र आज से 2 दशक 3 दशक पहले दिल्ली इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन आज इलाहाबाद के जो साहित्यकार हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो अन्य कलमकार हैं, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ऐसा शिफ्ट क्यों हुआ? ऐसा शिफ्ट इसलिए हुआ है कि लोगों को यहाँ पर अपने स्तर के हिसाब से, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो मानसिक स्तर हो, चाहे वो व्यावसायिक स्तर हो, लोगों को स्थिति नहीं दिखती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का पलायन महानगरों की तरफ होता है, शहरी क्षेत्रों से भी लोगों का पलायन बड़े शहरों की तरफ होता है। तो निश्चित तौर से एक बौद्धिकता का पलायन, रोजगार के लिए युवाओं का पलायन जो नियति है यहाँ के अवध क्षेत्र की और समूचे पूर्वांचल। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपसे अश्विनी चाहेंगे कि एक चीज़ देखने को मिली खासतौर से उत्तर प्रदेश में कि रोजगार के नाम पे युवाओं को नौकरी तो कम लेकिन ठेकेदारी ज़्यादा मिल रही है। इसको लेके क्या आपने वहाँ पे देखा, समझा और पढ़ा? पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए यहाँ पर सबसे सरल रोजगार जो स्वरोजगार होता है वो वकालत होता है। हर ज़िले में अगर आप जाएंगे तो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में आप वकीलों की संख्या पाएंगे, जो कि आपको खुद बताता है कि ये कहीं ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बेहतर कुछ कर सकते थे, बावजूद इसके आज स्वरोजगार के तहत ही एक रोजगार कर रहे हैं। ठेकेदारी की जो आप बता रहे हैं, ये जब युवा नेतृत्व और दूसरी पीढ़ियां राजनीतिक दलों की आई हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा ठेकेदार ही पैदा किए हैं, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हों, चाहे वो व्यवसाय के ठेकेदार हों, चाहे वो रोड के ठेकेदार हों, या फिर ऐसे ठेकेदार जो सड़क बनाते हैं। तो ये स्थिति है कि युवा जो अपनी बौद्धिकता है, उस बौद्धिकता के हिसाब से रोजगार नहीं पा रहा है और ऐसी स्थिति कुछ हमारे साथ युवा भी अश्विनी, वक्त की हमारे साथ में कमी है। कितना जी तो हम ये बता रहे हैं कि लोगों की यहाँ से बौद्धिकता का पलायन और स्वरोजगार के लिए युवाओं का पलायन नियति है, कटु सच्चाई है। आर्यन, बिल्कुल, इस सच्चाई को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लंबे अरसे से झेल रहा है। फिलहाल इस बातचीत के लिए अश्विनी बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे जो बताती हैं कि आखिर किस प्रकार से अभी भी मतदाताओं के अंदर बहुत कुछ उत्साह बाकी है। वो चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ काम करे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको उस रिपोर्ट को दिखाते हैं।
स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? चिप्स तो इन्होंने खाया, पर यह खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है? सही सामान तो मिल गया और खाली पैकेट, यह किसकी जिम्मेदारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है। आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए। जागो ग्राहक जागो। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। और चुनावी महासंग्राम में अब बात करते हैं उत्साह की, वोटर्स के उत्साह की। अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी चुनौती आपकी राह में बाधा नहीं बन सकती है। और जब ये बात वोटर्स से जुड़ी हुई हो तो अपने आप में कुछ और ही कहानी बयां करती है। उम्र के अंतिम पड़ाव या कहा जाए काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुकने के बाद भी लोगों का हौसला और उत्साह कम नहीं होता है मतदान को लेकर, क्योंकि उम्मीद बरकरार है कि अब जबकि हम वोट करेंगे तो आने वाले समय में और बेहतर सरकार देखने को मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। अच्छा, आज वोट डालने आई हो आप? बेटा तबीयत ठीक नहीं है, बुखार चढ़ो। उसके बाद भी वोट डालने आई हो आप? हाँ, क्या करें, नहा भी नहीं है बेटा, हम रोज के नहा भी पारे। सुन के आप भी हैरान रह गए ना? जी यही है वो जज्बा जो दयावती को मतदान केंद्र तक खींच लाया, वो भी इस बात की परवाह किए बिना कि खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र उनका साथ नहीं दे रहे। बुजुर्ग हैं तो क्या हुआ, हौसला किसी से भी कम नहीं। और हो भी क्यों ना, सवाल आखिर अपनी सरकार चुनने का जो है। दयावती जैसा ही जज्बा अन्य बुजुर्ग मतदाताओं में भी देखने को मिला, जिन्होंने चौथे दौर के चुनाव में बढ़ चढ़कर वोटिंग की। और सिर्फ वोटिंग ही नहीं की, बल्कि नौजवानों से भी आगे बढ़कर मतदान करने की अपील की। सारे देश के नौजवानों को जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि इस देश की छवि सुधरे, इस देश के अंदर नीट एंड क्लीन गवर्नमेंट आए, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हो। This is what is the message for the young people. कोई छड़ी तो कोई व्हीलचेयर और कोई युवा कंधों के सहारे मतदान केंद्रों तक पहुंचा और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये है जगदीश प्रसाद। इनका हौसला तो आपको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देगा। अपना वोट डालने का जुनून क्या होता है, ये जगदीश प्रसाद को देखकर समझा जा सकता है। सभी को अपने अपने घर से निकल के वोट करना अनिवार्य है, क्योंकि आने के लिए हमारे भविष्य का काम हो सकता है। सरकार बने, भविष्य बने, देश आगे बढ़े। तमाम तकलीफों और चुनौतियों के बावजूद इन मतदाताओं के हौसले की जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी। इनके कदम भले ही लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इरादे बुलंद थे। उत्साह ऐसा कि हर चुनौती फीकी पड़ गई। मजबूत लोकतंत्र की इससे बड़ी मिसाल आपको शायद ही कहीं देखने को मिले।
मंजीत ठाकुर और अश्विनी मिश्रा के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्साह और उम्मीद के साथ में हर कोई निकल रहा है वोट करने के लिए। राम कृपाल जी, आपको लगता है कि जिस शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी लोगों में उत्साह है, क्या राजनेता, क्या राजनीतिक दल उस संवेदनशीलता के साथ में इन चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, या वो नज़रअंदाज कर देते हैं वोट बैंक की राजनीति में? देखिए, अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो परिणाम भी भोगेंगे, ये भी हो रहा है। इसलिए अब लोकतंत्र में वोट का जितना महत्व हो रहा है, और जैसे आपने देखा कि ये सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे वोट से मैं अपना प्रतिनिधि मैं खुद चुनूंगा, ये मेरा अधिकार है अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना। तो जो भी आज के समय में जो वादे करते हैं, अगर वो खरे नहीं उतरते हैं जी, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप जो कहें वो हमेशा सफल हों, लेकिन एक जैसे लड़का एग्जाम में अगर वो पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, हो सकता है कुछ परसेंट कम भी आए, तो भी लोग खुश होते हैं कि भाई इसने मेहनत की थी। तो जो नेतृत्व है, जो नेता है, जो रहनुमा है आपका, वो ईमानदारी से काम करता हुआ भी अगर दिख रहा है तो वोटर को कम से कम तसल्ली होती नजर आती है। अगर आधे अधूरे रह जाते हैं तो भी उसका विश्वास होगा। तो ये जो जिजीविषा है, देखिए इंसान क्या है, अल्टीमेटली चाहे जितना भी चला जाए, सपनों में जीने के लिए बाध्य है। एक भोला भाला होता है कि इस बार मैं जो फैसला वो करूंगा, प्रतिनिधि चुनूंगा, वो मेरी बातें वो सपनों को पूरा करेगा, ट्रांसलेट करके दिखाएगा। बिल्कुल, वक्त थोड़ा सा जल्दी से खत्म हो रहा है। आज की कुछ चुनावी रैलियों से भी जुड़े आपको बातों से रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य के बहराइच में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सपा गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस खुद तो डूबेगी ही, सपा को भी साथ लेकर डूबेगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सपा गठबंधन को अवसरवादी करार देते हुए कहा है कि यूपी की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। कहते हैं दिल बड़ा करके किया है, अखिलेश जी दिल बड़ा करके नहीं हुआ, ये तो दिल कड़ा करके हुआ है। अखिलेश जी वो तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबे सनम। अब आप बच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे अवसरवादी गठबंधनों को कभी स्वीकार नहीं करती। 27 साल यूपी बेहाल कहने वाले और सत्ता के दरमियान यूपी को बेहाल करने वाले, ये कहने वाले और करने वाले मिल गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी आज महाराजगंज में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ये सारे युवा यहाँ चिल्ला चिल्ली करते हैं, भैया आपको लैपटॉप मिला है क्या, इस और मिला है किसी को, तो ये तो कहते हैं बहुत बांटे हैं, कहाँ गए, आपको क्यों नहीं मिला? आपको इसलिए नहीं मिला कि वो आपका धर्म पूछेंगे, धर्म, आपका धर्म उनको अनुकूल नहीं आया तो लैपटॉप नहीं देंगे। हमने तय किया है उत्तर प्रदेश के युवा को दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर हर एक युवा को लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। वहीं यूपी के बलरामपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि समाजवादी लोग बड़े दिल से दोस्ती करते हैं। मदद करिए, हमारी मसूद खान साहब को जिताइए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को हमने बहुत सीटें दी हैं और हम पे आरोप भी लगता है कई बार कि आपने कांग्रेस को सीटें कैसे ज्यादा दे दी। हमने इसी हर बार कहा, ये बात मैं फिर कहता हूं आपके सामने, हमने कहा सीटें ज्यादा इसलिए दे दी हमने कांग्रेस को क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग मजबूत दोस्ती करना चाहते हैं और जब तक बड़ा दिल नहीं होगा तब तक मजबूत दोस्ती नहीं हो सकती। कम से कम समाजवादी लोगों ने बड़े दिल से उनसे दोस्ती की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के गौरीगंज में एक रैली में कहा है कि अगर राज्य की जनता उन्हें समर्थन देती है तो वे उद्योग धंधों पर जोर देंगे ताकि लोगों को, खासकर युवाओं को, रोजगार मिल सके। उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ उगता है, कुछ ना कुछ बनता है। हम युवाओं के पास जाएंगे, उदाहरण के तौर कानपुर जाएंगे, वहां पे लेदर की इंडस्ट्री है,
फैक्ट्रियां, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हैं, हम सड़क लगा देंगे। 20 लाख रुपए का आपको बैंक लोन दे देंगे, रेलवे लाइन लगा देंगे, हवाई जहाज का एयरपोर्ट पास में लगा देंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अम्बेडकर नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए ऐलान किया है कि अगर बसपा सत्ता में आई तो आपराधिक तत्वों को जेल में डाल दिया जाएगा। बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का खात्मा कर दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है। तो अभी 3 चरणों का चुनाव बचा हुआ है और हर कोई नेता अपने अपने हिसाब से जनता को अपने पक्ष में लुभाने में लगा हुआ। फिलहाल आज जनादेश में इतना ही। रामकृपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी महासंग्राम में आज हमने बात की चौथे चरण में किस प्रकार का बढ़ा हुआ मत प्रतिशत देखने को मिला, लेकिन 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए भी कमर कस चुके हैं तमाम राजनीतिक दल। हम आपको हर लगातार खबर से बारूबरू कराते रहेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। नमस्कार।